हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी भाषा पेपर 2 का आज यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि JSSC CGL, JMS CCE यानी झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और हमारा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा, इन तीनों परीक्षाओं का जो हमारा नागपुरी का सिलेबस है वो तीनों सेम है, एक ही है। तो उसी के आधार पे प्रैक्टिस सेट बनाया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक सूचना है, जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो वीकली हर मंडे को सुबह 6 बजे आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, कौन समास में पहिल शब्द विशेषण होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस समास में जो पहला शब्द होता है वो विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में, कर्मधारय में, द्विगु में या अवयवी भाव में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास में। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग अच्छे समझते हैं पहले। तो कर्मधारय समास के कहल जाएला, जेकर में पहिल शब्द विशेषण होवे उके कर्मधारय समास कहल जाएला। ठीक है, जिस शब्द में पहला शब्द क्या हो तो विशेषण हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, घोड़मुहा, ललमटिया, चंद्रमुख, ये सब तीनों क्या है तो कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो यहाँ पे अच्छे समझते हैं। जैसे घोड़मुहा का मतलब क्या आता है, घोड़ा जैसन मुंह वाला। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अच्छे समझते हैं। जैसे यहाँ पे बोला घोड़मुहा, तो मुंह हमारा कैसा है, घोड़े जैसा, यानी मुंह की विशेषता यहाँ पे बता रहा है कि घोड़े जैसा मुंह है। तो घोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्मधारय समास में कहा ही गया है कि जेकर में पहिल शब्द विशेषण हुए उके कर्मधारय समास कहल जाएला। तो घोड़मुहा हमारा विशेषण कर्मधारय समास हो गया का उदाहरण हो गया। उसी प्रकार ललमटिया, मिट्टी कैसा हो गया, लल यानी लाल हो गया। तो लाल हमारा यानी मिट्टी का विशेषता यहाँ पे बता रहा है, कौन, लाल, कि मिट्टी लाल है। लाल यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ललमटिया भी हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। उसी प्रकार चंद्रमुख का मतलब क्या होता है, तो चांद कर समान मुख कैसा है, जो मुंह हमारा है तो चांद के समान, यानी मुख का यहाँ पे विशेषता बताया गया है, कैसा, तो चांद जैसा है। तो चांद यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। और कर्मधारय समास का डेफिनेशन ही होता है कि जेकर पहिल शब्द का हुए विशेषण हुए उके का कहल जाएला, तो कर्मधारय समास कहल जाए। तो चंद्रमुख भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन में पूछा था हमारा कि कौन समास में पहिल शब्द का होवेला, विशेषण होवेला, तो कर्मधारय समास में। ऑप्शन ए बी हमारा यहाँ पे सही होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नागपुरी में बहुवचन बनाए कौन नियम है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी में बहुवचन बनाने का कौन सा नियम है, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या नियम है। पहला ऑप्शन है मन लगाए के, मने लगाए के, झन या झने लगाए के, या तीनों सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि नागपुरी में अगर कोई एक वचन दिया है तो उसको हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो मन लगा के, तो ये भी सही हमारा, मन लगा के भी बनाएंगे। जैसे आदमी हमारा एक वचन है, अगर इसको हमको बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, मन लगा देंगे या मने लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे आदमी, तो आदमी मन, तो बहुत सारे आदमियों का बोध हो जा रहा है। आदमी सिर्फ बोल रहे हैं तो एक आदमी का बोध हो रहा है, लेकिन आदमी मन या आदमी मने बोल दे रहे हैं तो बहुत सारे व्यक्तियों का बोध हो रहा है। तो एक वचन से यहाँ पे बहुवचन बन जा रहा है। ठीक है, तो नागपुरी में बहुवचन बनाए के कौन नियम है, तो मन लगा के, मने और झन या झने भी लगा के हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नागपुरी व्याकरण कर पहिल किताब है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी व्याकरण का पहला पुस्तक या पहला किताब कौन सा है। पहला ऑप्शन है नोट्स ऑन दी गवारी डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, या ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, या नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, या फिर लैंग्वेज हैंडबुक सदानी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नोट्स ऑन दी गवारी डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। यह हमारा क्या है, तो नागपुरी व्याकरण का पहला किताब है। ठीक है, और यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, आप सभी को मालूम होगा, रेव एच हुटली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और यह पुस्तक कब लिखा गया है, तो आप ईस्वी भी याद कर लीजिए, 1896 यानी 1896 ईस्वी में। ठीक है, और आप लोगों को मालूम होगा कि यह जो व्याकरण हमारा किस लिपि में लिखा गया है, तो यह रोमन लिपि में लिखा गया था। ठीक है, जो हमारा नागपुरी व्याकरण का पहला किताब था, नोट्स ऑन दी गवारे डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, किस लिपि में लिखा गया है, तो रोमन लिपि में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा कि ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो रेव कोनार्ड बुकआउट के द्वारा। किनके द्वारा, रेव कोनार्ड बुकआउट के द्वारा लिखा गया है। कब, तो 1906 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी भी याद कर लीजिएगा,
नेक्स्ट हमारा तीसरा ऑप्शन है नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी। नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी पुस्तक E.H. ह्यूटली के द्वारा लिखा गया है। कब? तो 1914 ईस्वी में। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा चौथा ऑप्शन है लैंग्वेज हैंडबुक सदानी। यह जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है? तो फादर हेनरिक फ्लोर के द्वारा। किनके द्वारा? फादर हेनरिक फ्लोर के द्वारा। और कब? तो 1931 ईस्वी में इसे लिखा गया था। ठीक है, इन चारों को आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गरु कर सही खंड है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि गरु का सही खंड कौन सा है? ग प्लस रू या ग प्लस उ प्लस रू या ग प्लस अ प्लस र प्लस उ या ग प्लस रू प्लस उ। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, ग प्लस अ प्लस र प्लस उ। यहाँ पे गरु का क्या हो जाएगा? सही वर्णखंड वर्ण विच्छेद है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है इकर में से संयुक्त स्वर है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से दिए हुए ऑप्शनों में से संयुक्त स्वर कौन सा है? उ है, आ है या उ है या ओ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ओ हमारा यहाँ पे क्या है? तो संयुक्त स्वर है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, अगर हम उसमें से हर्ष स्वर की बात करें तो हर्ष स्वर में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो अ, ई और उ होते हैं। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो आ, ई और उ होते हैं। ठीक है, और हमारा संयुक्त स्वर में ए और ओ वर्ण होते हैं। ठीक है, इन सभी को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है सहियारो कौन किस्म कर संज्ञा है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि सहियारो किस किस्म की यानी किसका भेद है। यानी सहियारो आपको बताना है कि सहियारो जो शब्द यहाँ दिया गया है किस संज्ञा के उदाहरण है? व्यक्तिवाचक का है, जातिवाचक का है, भाववाचक का, समूहवाचक का। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के यहाँ पे उदाहरण है। सहियारो किस कौन किस्म का संज्ञा के? तो भाववाचक। यानी सहियारो जो शब्द है कैसा शब्द है? तो भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। पहला हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा था, यहाँ पे क्वेश्चन था कि सहियारो कौन किस्म कर संज्ञा के? तो भाववाचक। चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा के कहल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, भाववाचक संज्ञा जोन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण या उकर दशा कर बोध होवेला उके भाववाचक संज्ञा कहल जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण या उसका दशा का बोध हो रहा है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ारी, जवानी, ये सब क्या है? दशा है। अकबकी, दुलार, ममता, एरंगा, सहियारो, गोतियारो, सुंदरई, हरेरी, बेटकी, ये सब सारे क्या हैं? तो आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा था कि सहियारो कौन किस्म कर संज्ञा के? तो भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपने के गोड़ लागत है। क्या है? आपने के गोड़ लागत है। ई वाक्य में अपने कहा के, यानी आपने यहाँ अपने होता। ठीक है, सॉरी, अपने के गोड़ लागत है। ई वाक्य में अपने कहा के आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम है, आदर्शसूचक सर्वनाम है या विशेषण या उपसर्ग। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आदर्शसूचक सर्वनाम। ठीक है, अपने मतलब जो श्रेष्ठ जन है उन सभी के लिए अपने यानी जो आदर्शसूचक शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। तो अपने हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आदर्शसूचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है सोमटल कर उल्टा होवेला। आपको यहाँ पे बताना है कि सोमटल का उल्टा यानी विपरार्थक, विलोम क्या होता है? मैलाल रहे, छेद करे, छितराल या बझाल। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, छितराल, छितरायक। ठीक है, सोमटेक कर उल्टा क्या होगा? तो छितरायक होगा। ठीक है, याद रखिएगा, सोमटेक कर उल्टा छितरायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है इकर में से कौन लोककथा कर किताब है के। ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा लोककथा का किताब है। फोगली बुढ़िया कर कहानी या अंगना या नागपुरी लोककथा या सब। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, यानी सारी किताब क्या है? तो नागपुरी लोक कथा के पुस्तक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है डॉक्टर रामप्रसाद कर संकलित लोककथा किताब है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि डॉक्टर रामप्रसाद के द्वारा संकलित लोककथा किताब कौन सा है? नागपुरी लोककथा या नागपुरी लोककथा साहिब या सदानी, नागपुरी रीडर या तीनों। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये होगा, नागपुरी लोककथा। ठीक है, डॉक्टर रामप्रसाद कर संकलित लोककथा किताब कौन होगी? तो नागपुरी लोककथा। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बनहरनी कर बेटा कहनी में कौन राजा कर कहनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बनहरनी कर बेटा कहनी में किस राजा का
किस राजा का यह कहानी है, आपको ये बताना है। विक्रमादित्य का, सोमदत्त का, राजा हरदौला का, अकबर का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, राजा विक्रमादित्य का कहानी है। ठीक है, बनहरनी कर बेटा कहनी में कौन राजा कर कहानी है कि तो विक्रमादित्य का। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, टहटह इंजोरिया में टहटह कहा के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि टहटह इंजोरिया जो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है उसमें आपको टहटह क्या है वो बताना है। संज्ञा है, विशेषण है, पराविशेषण या सर्वनाम है। तो यहाँ पे टहटह क्या हो जाएगा, पराविशेषण हो जाएगा। ठीक है, टहटह इंजोरिया में टहटह क्या है तो पराविशेषण है। चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि पराविशेषण के कहल जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताए लो के पराविशेषण कहे ना। ठीक है, जो शब्द विशेषण का विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं तो पराविशेषण कहते हैं। जैसे चूहचू पियर, टहटह इंजोरिया, भैंस अंधार। तो यहाँ पे चूहचू क्या हो जाएगा, पराविशेषण जाएगा। टहटह हमारा पराविशेषण हो जाएगा। भैंस हमारा क्या हो जाएगा, पराविशेषण हो जाएगा। लेकिन पियर की बात करें, इंजोरिया की बात करें, अंधार की बात करें तो ये सब क्या है, विशेषण शब्द है। यानी जो शब्द विशेषण का विशेषता बतला रहा है उसे हम पराविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने नहीं लिया है, जैसे समझ लीजिए कि चूहचू पियर आम, यहाँ पे दिया गया है एक वाक्य, चूहचू पियर आम। तो आम तो हमारा संज्ञा शब्द हुआ, और जो संज्ञा का जो विशेषता बतला रहा है, संज्ञा या सर्वनाम को जो विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो चूहचू पियर आम, तो आम कैसा है, पिल्ला है, तो पिल्ला यहाँ पे विशेषण हो गया। लेकिन चूहचू का बात हो रहा है तो चूहचू यानी पिल्ला का, ये पिल्ला से भी ज़्यादा चूहचू यानी बहुत पिल्ला है, तो चूहचू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पराविशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पिल्ला का विशेषता बतला रहा है, जबकि पिल्ला हमारा विशेषण है और विशेषण शब्द का ये चूहचू विशेषता बतला रहा है। तो हमारा चूहचू यहाँ पे क्या होगा, पराविशेषण होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन में हमारा था कि टहटह इंजोरिया में टहटह कहा के तो पराविशेषण के, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इकर में से कौन जातिवाचक संज्ञा आगे। ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों से बताना है कि कौन हमारा जातिवाचक संज्ञा है। धोखा, भंडारकोना, बथान या एरंगा। तो एरंगा तो हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, बथान हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे धोखा की बात करें, भंडारकोना व्यक्तिवाचक हो जाएगा। धोखा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। धोखा हो गया, आंधी, बरंडो, ये सब क्या होते हैं तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, नागपुरी में कौन कारक कर चिन्ह नी होएला। ठीक है, आपको बताना है कि नागपुरी में किस कारक का चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का यहाँ बात कर रहा है कि विभक्ति चिन्ह नहीं होता है वो बताना है। कर्ता कारक का, कर्म कारक का, करण या अपादान। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं होता है नागपुरी में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो नागपुरी में कारक के कै गो भेद, 8 गो भेद। कौन कौन, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। यानी नागपुरी में कारक के 8 भेद, जिसमें से कर्ता कारक का कोई भी विभक्ति चिन्ह हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर वहीं पे बात करें हम, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है तो के होता है। करण कारक का क्या होता है, से और सै होता है। संप्रदान कारक का क्या होता है तो लागिन, लाय, ले, के होता है। अवदान कारक का क्या होता है, ले और से होता है। संबंध कारक का क्या होता है तो क, कर, केर होता है। अधिकरण कारक का क्या होता है तो ए, में, ऊपरे, ऊपर, ये सब होता है। और संबोधन कारक का क्या होता है, ए, रे, हो, अरे, ये सब क्या होते हैं संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं नागपुरी में। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि नागपुरी में कौन कारक का चिन्ह नहीं होवेला तो कर्ता कारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन शब्द से परिणाम कर बोध होवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि किस शब्द से परिणाम का बोध होता है, 5 किलो, गोटे, थोड़े या सब से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, सब से। ठीक है, 5 किलो से भी हमारा परिमाण का पता चल रहा है, फिर यहाँ पे गोटे से भी परिमाण का पता चल रहा है और थोड़े से भी परिमाण का पता चल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, मोय पढ़त हूँ कौन काल है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि मोय पढ़त हूँ कौन सा काल का, यानी किस काल का भेद है। समान वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या इकर में कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, तत्कालिक वर्तमान काल का ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि तत्कालिक वर्तमान काल के कहल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जेकर से पता चलेला कि काम एखन होवे लायक है। क्या पता चले जिससे कि जेकर से पता चलेला कि काम एखन होवे लायक है, उसे हम क्या कहेंगे तत्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। जैसे राम पढ़त है, उमन पढ़त है, यानी अभी काम वो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे तत्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा उदाहरण लिया था कि मैं पढ़त हूँ, यानी अभी पढ़ने का काम चलिए रहा है, अभी हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, कौन वाक्य
सही है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है। पहला ऑप्शन है लोक साहित्य मौखिक होएला, मुहावरा वाक कर अंश होएला, कहावत में अनुभव कर निचोड़ रहेला, यह सब सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, सब सही है। ठीक है, कौन वाक्य यहाँ पे सही है? तो लोक साहित्य मौखिक वेला, ये भी सही है हमारा। मुहावरा वाक कर अंश वेला, ये भी बात यहाँ पे सही कहा गया है। और कहावत में अनुभव कर निचोड़ रहेला, ये भी बात सही कहा गया है। यानी यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। एक चतका रौद रचना के केकर द्वारा, ठीक है, यहाँ पे केकर द्वारा रचल गेलक है। एक चतका रौद रचना केकर द्वारा रचल गेलक है, वो बताए है। प्रफुल्ल कुमार राय द्वारा, सरदार प्रसाद शर्मा द्वारा, डॉक्टर बीपी केसरी द्वारा, या ई मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, प्रफुल्ल कुमार राय जी के द्वारा। एक चतका रौद जो रचना है किनके द्वारा रचित किया गया है या किनके द्वारा लिखा गया है? तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। रद्दी कागज रचना कर रचनाकार के है। ठीक है, आपको बताना है कि रद्दी कागज रचना के रचनाकार कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय, यहाँ पे शारदा प्रसाद शर्मा, या डॉक्टर बीपी केसरी, या सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, डॉक्टर बीपी केसरी जी हैं। ठीक है, रद्दी कागज रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर बीपी केसरी जी है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। बिंजिया कहनी कर कहानीकार की है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बिंजिया कहनी के कहानीकार कौन है? पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, या शारदा प्रसाद शर्मा, या डॉक्टर बीपी केसरी, या प्रमोद कुमार राय। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, शारदा प्रसाद शर्मा जी। बिंजिया कहनी के कहानीकार कौन है? तो शारदा प्रसाद शर्मा जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। फगुआ गीत के मन गावेना। ठीक है, आपको बताना है कि फगुआ जो गीत होता है कौन सब गाता है? छुआ मन, या मर्दाना मन, या जनाना मन, ये सब है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, मर्दाना मन। यानी ठीक है, पुरुष लोगों का ये पुरुष प्रधान गीत है हमारा फगुआ गीत। तो ये किनके द्वारा गाया जाएगा? मर्दाना मन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। लायर कौन बेरा कर गीत है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि लायर जो गीत है किस समय गाया जाता है? छुआ जन्म बेरा, अम्बा बिया बेरा, छठी बेरा, या बराती कर खाएक बेरा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बराती कर खाएक बेरा। ठीक है, लायर गीत में थोड़ा सा गालियों का समावेशन होता है। तो लायर गीत किस समय गाया जाता है? तो बराती कर खाएक बेरा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह बियाह गीत होता है, लेकिन जो बराती लोग खाते हैं उस दौरान इस गीत को गाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। केकर अंगना में बांस बुदाना रे बसायर बुदाना और गोई केकर अंगना में ढेर बजना, देवल लोकगीत कर संबंध बताओ। ठीक है, यहाँ पे एक लोकगीत दिया गया है, केकर अंगना में बांस बुदाना रे बसायर बुदाना गोई केकर अंगना में ढेर बजना। यह लोकगीत किससे संबंधित है वो बताना है। प्रगति चित्रण से, विवाह गीत से, या जन्म गीत से, या फिर ऑप्शन डी हमारा यहाँ दिया गया है पर्व त्यौहार गीत से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, विवाह गीत से संबंधित है। ठीक है, हमारा एक लोकगीत है। लोकगीत क्या दिया है? तो केकर अंगना में बांस बुदाना रे बसायर बुदाना गोई केकर अंगना में ढेर बजना। तो यह लोकगीत का संबंध किससे? या गीत से। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। केकरो लागिन आइयो गे झालेर मरवा, केकरो लागिन गे आइयो रोदन लगाए, देवल लोकगीत का संबंध बताओ। ठीक है, इस लोकगीत का संबंध किससे हो बताना है? ब्याह गीत से, संस्कार गीत से, सामाजिक गीत से, या विरह गीत से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ब्याह गीत से ही संबंधित है। जो लोकगीत यहाँ पे दिया हुआ है, केकर लागिन आइयो गे झालेर मरवा, केकर लागिन गे आइयो रोदन लगाए, यह गीत का संबंध किससे है? तो ब्याह गीत से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। बजना बाजे नगर अयोध्या जे, नगर ऐसन बर जे जानकी जैसन ऐसन कन्या, जग जेकरो पटोतर नहीं सेकरो बिया भेते जे, देवल लोकगीत कर संबंध बताओ। ठीक है, यहाँ भी एक लोकगीत दिया गया है और आपको पूछ रहा है कि इसका संबंध किससे है? भक्ति गीत से, सामाजिक गीत से, संस्कार गीत से, या फिर ऑप्शन डी हमारा पावस गीत से। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संस्कार गीत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, लोकगीत यहाँ पे क्या था? तो बजना बाजे नगर अयोध्या जे, राम ऐसन बर जे जानकी ऐसन कन्या, जग जेकरो घटोत्तर नहीं तेकरो या भेते जे। यह इस लोकगीत का संबंध किससे? तो संस्कार गीत से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। भोटांग डहर कर रचनाकार ये है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो भोटांग डहर रचना है इसके रचनाकार कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय, सरदार प्रसाद शर्मा, डॉक्टर बीपी केसरी, या पंचम साहू। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, पंचम साहू जी। ठीक है, भोटांग डहर के रचनाकार कौन है? तो पंचम साहू जी, याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा है 27, मांदी कर रचनाकार है। ठीक है, आपको बताना है कि मांदी रचना के रचनाकार कौन है। प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, डॉक्टर बीपी केसरी या डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उमेश नंद तिवारी जी है। ठीक है, मांदी कर रचनाकार के है तो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, मनपूरन कर रचनाकार है। आपको यहाँ पे बताना है कि मनपूरन कर रचनाकार कौन है। प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, डॉक्टर बीपी केसरी या लाल रणविजय नाथ सहदेव। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, लाल रणविजय नाथ सहदेव जी हैं। ठीक है, मनपूरन कर रचनाकार किया गया तो लाल रणविजय नाथ सहदेव होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, भाई की रचना किकर द्वारा रचल गलत है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो भाई की रचना है किनके द्वारा रचा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है। प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, डॉक्टर बीपी केसरी या प्रमोद कुमार राय। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, प्रमोद कुमार राय के द्वारा रचित है। भाई जो रचना है किनके द्वारा रचा गया है, तो प्रमोद कुमार राय के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, आवा रे सोना रूपा ढिलवा झुलाव रे। ठीक है, आवा रे सोना रूपा ढिलवा यानी ढुलवा झुलाव रे, गाँव के गोरे निहुर नुहुर काटे लागे हाय धान रे, कौन मध्य का गीत है। ठीक है, यहाँ पे गीत दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि किसका गीत है, किस प्रकार का गीत है। पावस है, उदासी है, मर्दानी है या फिर जनानी झूमर है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, जनानी झूमर ये गीत है। ठीक है, यहाँ पे गीत क्या दिया गया है, तो आवा रे सोना रूपा ढिलवा झुलाव रे, गाँव के गोरे निहुर निहुर काटे लागे हाय धान रे। ठीक है, किस प्रकार गीत है, तो जनानी झूमर है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 31 है, तोय पढ़ते कौन काल के बताएला। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, तोय पढ़ते, तो यह किस काल को बताता है। समान भविष्यत काल को, अपूर्ण भूतकाल को, हेतु मत भूतकाल को या समान वर्तमान काल को। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल को बताता है, तोय पढ़ते। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि हेतु मत भूतकाल के कहल जाए। तो यहाँ पे हेतु मत भूतकाल के कहल जाए तो ऐसा भूतकाल जेकर से काम होए वाला रहे मुदा कोनो कारणे से नहीं हुए पारलक तुके हेतु मत भूतकाल कहल जाए। ठीक है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ऐसा भूतकाल जिसमें कुछ काम होने वाला रहता है लेकिन किसी कारण से वो काम नहीं हो सका, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेतु मत भूतकाल कहेंगे। जैसे हम पढ़ती यानी मैं पढ़ता लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ सका, तो यहाँ पे हम पढ़ती क्या हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल। उसी प्रकार वो मने पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ सके, तो ये वो मने पढ़ते क्या हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल हो गए। तुम पढ़ते यानी तुम पढ़ते लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ सके, तो तुम पढ़ते यहाँ भी क्या होगा, हेतु मत भूतकाल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा था कि तुम पढ़ते कौन काल के बताएगा, तो किस काल को बताता है, हेतु मत भूतकाल को बताता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, अति समान सूचक शब्द हके। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि अति समान सूचक शब्द कौन सा है, अपने, रौरे, तोहरे या सबके हके यानी सब हके। तो ये जस्ट हमने अभी बताया था, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अपने। ये क्या है, तो अति समान सूचक शब्द। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, साधारण रूप में काल कर कितने भेद होवे ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधारण रूप से काल के कितने भेद होते हैं, 6, 9, 5, 3। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 होते हैं। कौन कौन वो भी मालूम होगा, भूतकाल हो गया, वर्तमान काल हो गया और भविष्यत काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, बसंत पंचमी से रामनवमी तक कौन राग पर गीत गावल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बसंत पंचमी से रामनवमी तक किस राग का गीत गाया जाता है, अंगनई, पावस, फगुआ, उदासी। तो ऑप्शन सी सही होगा, फगुआ राग का गीत गाया जाता है। कब से कब, तो बसंत पंचमी से रामनवमी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, गांधी कर अनुयायी झारखंड में के कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड गांधी का अनुयायी झारखंड में किसे कहा जाता है, मुंडा मन के, टाना भगत मन के, ठाकुर मन के या सबके। यानी यहाँ दिए हुए ऑप्शनों में से सबको आपको बताना है कि गांधी कर अनुयायी झारखंड में के कहल जाएला। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी सही होगा, टाना भगत मन के। ठीक है, गांधी कर अनुयायी झारखंड में के कहल जाएला, तो टाना भगत मन के कहल जाएला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, स्त्री प्रधान नाच है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि स्त्री प्रधान यानी महिला प्रधान नाच कौन सा है, पाइका, डमकच, माठा, रासे नाच। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, डमकच नाच क्या है, तो स्त्री प्रधान यानी महिला प्रधान नाच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा कि
सातों नदी पार नागपुरी उपन्यास कर रचनाकार के है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि सातों नदी पार जो उपन्यास है, नागपुरी उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर कुमारी वासंती, डॉक्टर समरीता बड़ाई, या श्रीमती शकुंतला मिश्र, या फिर डॉक्टर सविता केसरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा, डॉक्टर श्रीमती शकुंतला मिश्र जी द्वारा रचित उपन्यास है कौन सा? तो सातों नदी पार। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही यहाँ पे सही होगा। सातों नदी पार जो नागपुरी उपन्यास है किनके द्वारा रचित गया है, रचना किया गया है? तो श्रीमती शकुंतला मिश्र के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, क्रिसमस कर सांझ कर रचनाकार है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि क्रिसमस कर सांझ रचना के रचनाकार कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, डॉक्टर बीपी केसरी, या डॉक्टर कुमारी वासंती। तो क्रिसमस कर सांझ इस रचना के रचनाकार कौन है? डॉक्टर कुमारी वासंती जी, याद रखना है। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक लघु नाटक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक जो लघु नाटक है उसके रचनाकार कौन है? श्रवण कुमार, या जीके बनर्जी, या बीपी केसरी, या सुशील मेहता। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा, बीपी केसरी जी है। ठीक है, याद रखना है। ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक जो लघु नाटक है इसके रचनाकार कौन है? तो बीपी केसरी जी हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, पुरुष प्रधान राग है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि पुरुष प्रधान राग कौन सा है? अंगनय, जनानी झूमर, उदासी, या डमकच। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, उदासी हमारा पुरुष प्रधान राग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, नागपुरी में कौन वर्ण कर उच्चारण नहीं होएला? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी में किस वर्ण का उच्चारण नहीं होता है? अन्ना का, त्र का, तालब स का, या सभे का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, सभे का। यानी नागपुरी में अन्ना का भी उच्चारण नहीं होता है, त्र का भी उच्चारण नहीं होता है, और तालब स का भी उच्चारण नहीं होता है। लेकिन इन वर्णों के जगह दूसरे वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अन्ना है तो अन्ना की जगह में सिंपल न का प्रयोग किया जाता है, त्र की जगह में तर का किया जाता है, और तालब स की जगह में मूर्धन्य स का किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, ज्ञ कर उच्चारण नागपुरी में का होवेला? ठीक है, आपको ज्ञान है, ज्ञ का नागपुरी में उच्चारण क्या होता है वो बताना है। मैं होता है, गे होता है, या गए होता है, या गे होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही होगा, गे होता है। ठीक है, ज्ञ का उच्चारण नागपुरी में क्या होता है? तो गे होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 43 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कि ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? फगुआ, बामन, गोछा, कोयला। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, फगुआ। फगुआ हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्व त्यौहार का नाम हमारा क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, पर्व त्यौहार के जितने सारे पर्व त्यौहार जो नाम है हमारे संज्ञा शब्द होते हैं, और वो किस में आते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, जेते, जेके, तेके, जेकर, तेकर आदि संयोजक सूचक शब्द है। ठीक है, यहाँ पे संयोजक सूचक शब्द दिया गया है, जे, ते, जेके, तेके, जेकर, तेकर आदि ये सब दिया गया है। तो आपको बताना है कि यह संयोजक सूचक शब्द है किसका है? नीचवाचक सर्वनाम का, निश्चितवाचक सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम का, या पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, संबंधवाचक सर्वनाम का ये सब संयोजक सूचक शब्द हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, नागपुरी भाषा में कर्ता कारक का चिन्ह कर पर उपयोग। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि नागपुरी भाषा में कर्ता कारक का चिन्ह का प्रयोग होवेला, नहीं होवेला, हिंदी लखे या तेलुगु लखे। तो जस्ट हमने अभी बताया था नहीं होवेला। ठीक है, कर्ता कारक का जो हमारा चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, नागपुरी में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, बियाह में कौन राग कर गीत गावल जाए? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बियाह में यानी शादी विवाह में कौन सा राग का गीत गाया जाता है? पावस, अंगनय, डमकच, उदासी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, डमकच राग का गीत गाया जाता है। बियाह में कौन राग कर गीत गावल जाएगा? तो डमकच, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, बोली कर कौन लिपि होवेला? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बोली का कौन सा लिपि होता है? देवनागरी, वैदिक, संस्कृत, या नहीं होवेला? तो बोली कर लिपि नहीं होवेला। ठीक है, बोली का कोई भी लिपि नहीं होता है, भाषा का लिपि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, नहीं होवेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, नारद मोह लीला की रचना निम्नलिखित में से केकर द्वारा लिखल गेलक है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नारद मोह लीला जो रचना है किनके द्वारा लिखा गया है? कंचन कुमार, ऐश्वर्या गुप्ता, धनीराम बख्शी, या निरंजन महतो।
तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, धनीराम बख्शी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नारद मोह लीला की जो रचना है किनके द्वारा लिखा गया है, तो धनीराम बख्शी के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, फोगली बुढ़िया कर कहानी के रचनाकार हैं। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि जो फोगली बुढ़िया कहानी है इसके रचनाकार कौन है। सुकुमार सेन, धनीराम बख्शी, श्याम सुंदर, गिरधारी राम गोस्वामी। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, धनीराम बख्शी जी हैं। ठीक है, फोगली बुढ़िया के कहानी के रचनाकार यहाँ पे कौन है, तो धनीराम बख्शी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 50 है, सोहर कौन तरह कर गीत है। ठीक है, आपको बताना है कि जो सोहर है किस तरह का गीत है। छुआ मनक गीत है, जनाना मनक गीत, बुढ़िया मनक गीत, छुआरी माए मनक कर गीत। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, जनाना मनक गीत। ठीक है, जो सोहर है, जो झंझायन है, किनके द्वारा गाया जाता है, तो लेडीजों द्वारा यानी महिलाओं द्वारा, यानी जनाना मन द्वारा, यानी ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 51 है, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा केकर के रचनाकार है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा के रचनाकार कौन है। एस के झा, बीपी केसरी, एके सी, ज्ञानी सी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बीपी केसरी जी हैं। ठीक है, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा के रचनाकार कौन है, तो बीपी केसरी जी हैं। ठीक है, याद रखना है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, का झांझन गीत एकला गावल जाय सकेला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है क्या झांझन जो गीत है, झंझायन गीत है, जो जन्म समय बच्चों के यानी बेटा जन्म समय गाया जाता है, तो क्या है अकेले गाया जा सकता है, ये पूछ रहा है। नहीं, हाँ, कखनो कखनो, कहियो नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, नहीं, यानी जो महिलाओं का ग्रुप होते हैं वो गाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 53 है, कांटी नामक पुस्तक कर रचना निम्नलिखित में से केकर द्वारा करल गेल है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कांटी नामक पुस्तक है इसका रचना किनके द्वारा किया गया है। बीपी केसरी, जे.एस. खुराना, एस.के. सिंह, आर.के. मेहता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखना है। कांटी नामक जो किताब है यह किनके द्वारा रचित है, बीपी केसरी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 54 है, श्रवण गोस्वामी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन किताब का रचना करल जाए है। ठीक है, आपको बताना है कि दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा कौन सा रचना किया गया है। सेवा और नौकरी, तेतर की छां, ए और बी दुइयो, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जाएगा, ए और बी दुइयो, यानी सेवा और नौकरी भी और तेतर कर छां, इन दोनों के रचना कौन है, तो श्रवण गोस्वामी जी, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, निम्नलिखित में से केकर द्वारा महाराजा मदरा मुंडा नामक किताब कर रचना करल जाए है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि किनके द्वारा महाराजा मदरा मुंडा नामक किताब का रचना किया गया है। कमल, राधाकृष्ण, गिरधारी राम गोंजू, रामचंद्र वर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, गिरधारी राम गोंजू के द्वारा किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से केकर द्वारा महाराजा मदरा मुंडा नामक किताब का रचना करल गया है, तो गिरधारी राम गोंजू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 56 है, ये भी बुलूम हो गया। चलिए रेड में है, रेड में नहीं है। मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा नामक किताब कर लेखक है। ठीक है, आपको बताना है कि मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जो नामक किताब है किनके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है। देकी नंदन, देवघरिया, गिरधारी राम गोंजू, राधाकृष्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा, गिरधारी राम गोंजू जी हैं। ठीक है, मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा नामक किताब है, इनके लेखक कौन है, तो गिरधारी राम गोंजू जी हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, चरपट शब्द कर विलोम शब्द का हो। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि चरपट शब्द का विलोम यानी विपरार्थक शब्द क्या होगा। चंट होगा, तेज होगा, होशियार होगा, भकुआ होगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी होगा, भकुआ हो जाएगा। ठीक है, चरपट शब्द का विलोम क्या होगा, तो भकुआ। चरपट यानी तेज जो होता है, तो भकुआ यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 58 है, देवेक शब्द कर विलोम यानी विपरार्थक शब्द क्या होगा वो बताना है। सेके, मांगे, लेवेक, देखे। तो देवेक यानी इसका विलोम लेवेक, देना, तो उसका अपोजिट क्या उल्टा क्या हो जाएगा, लेना। ठीक है, तो ऑप्शन डी सी है यहाँ पे हमारा सही होगा, लेवेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 59 है, सूप शब्द कर विलोम शब्द का हो, सूप का। ठीक है, सूप का विलोम क्या होगा, सूपा होगा, बोका होगा, चलनी होगा, सुखल होगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, चलनी होगा। ठीक है, सूप जो घर में फटकने काम आता है सूप, तो इसका जस्ट उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, चलनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 60 है, सर्पायक शब्द कर विलोम शब्द का हो। ठीक है, सर्पायक शब्द का विलोम विपरार्थक शब्द क्या होगा वो बताना है। जल एक, भाग एक, कांध एक, आशीर्वाद दे। तो ऑप्शन डी सही होगा, आशीर्वाद देना हो जाएगा। ठीक है, सर्पायक का जस्ट उल्टा विलोम क्या होगा, विपरार्थक क्या होगा, तो आशीर्वाद दे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 61 है, घन शब्द कर विलोम शब्द का है। घन का विलोम क्या होगा, पातर, बाहरी, दूर, भुलाल। तो ऑप्शन
ये सही होगा, पातर होगा। ठीक है, घन शब्द का, घन मतलब घना, तो उसका जस्ट उल्टा ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पातर यानी पतला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। नागपुरी झूमर कर भाषागत और तालगत भेद कौन है? कि ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी झूमर का भाषागत और तालगत भेद कौन सा है, दमकच झूमर, बंगला झूमर या जसपुरिया झूमर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बंगला झूमर। नागपुरी झूमर का भाषागत और तालगत भेद कौन सा है, तो बंगला झूमर हमारा है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है। बंगला झूमर कौन तरह कर गीत राग है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बंगला झूमर किस तरह का गीत राग है। पुरुष गीत है, जनाना गीत है, छुआ गीत है, जनाना मर्दाना गीत है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, पुरुष गीत है। ठीक है, बंगला झूमर कौन तरह कर गीत राग है, तो पुरुष गीत है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है। गुलवारी केकर राग भेद है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि गुलवारी किसका राग भेद है, दमकच का, मर्दानी झूमर का, अंगनई का, जनानी झूमर का। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, मर्दानी झूमर का है। ठीक है, जो गुलवारी हमारा राग भेद है किसका भेद है, तो मर्दानी झूमर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। कोनो काम कर करे चाहे होवे कर बोध हो उके व्याकरणिक आधार पर का कहल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी काम का करने या होने का बोध हो रहा है तो उसे हम व्याकरणिक आधार पर क्या कहेंगे, काम कहेंगे, क्रिया कहेंगे, रचना कहेंगे या क्रिया विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, क्रिया कहेंगे। ठीक है, कोनो काम के करे चाहे होवे कर बोध होवेला उके हम क्या कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं यहाँ पे व्याकरणिक आधार पे, तो क्रिया करते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। क्रिया बनाए के लिए नागपुरी में हमरे मूल धातु में कौन प्रत्यय जोड़ीला? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिया बनाने के लिए हम नागपुरी में मूल धातु में क्या जोड़ते हैं, क्या प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे मूल धातु हमारा क्या हो जाएगा, जैसे खा, पी। ठीक है, ये सब मूल धातु है। देखना में देख हमारा क्या है, तो मूल धातु है। तो इसमें हम क्या जोड़ के क्या प्रत्यय जोड़ते हैं कि वो हमारा नागपुरी में मूल शब्द बनता है। ठीक है, 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, एक प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे देख, देख हमारा क्या है, तो मूल धातु है, इसमें एक प्रत्यय, तो देखेक, तो नागपुरी में क्रिया बन गया देखना। ठीक है, देखेक। तो यहाँ पे आप जैसे लिख, लिख में एक जोड़े, लिख हमारा मूल धातु, इसमें एक प्रत्यय जोड़े तो लिखेक। तो ये हमारा नागपुरी में क्या हो गया, नागपुरी क्रिया शब्द हो गया। ठीक है, तो क्रिया बनाए के लिए नागपुरी में हमारे मूल धातु में कौन प्रत्यय जोड़ीला, तो एक प्रत्यय। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है। बनहरनी कर बेटा लोक कथा सबसे पहले कहाँ संकलित हुई है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बनहरनी कर बेटा जो लोक कथा है इसका सबसे पहला संकलन कहाँ हुआ था, नागपुरी सदानी साहित्य में, आधुनिक सदानी साहित्य में, नागपुरिया सदानी लोक कथा में या देवल में से कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, नागपुरिया सदानी साहित्य में हुआ था। ठीक है, बनहरनी कर बेटा लोक कथा का सबसे पहले कहाँ संकलन हो रहे हैं, तो नागपुरिया सदानी साहित्य में। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 68 है। लिखेक शब्द में मूल धातु कर संबंध के कर से आया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिखेक शब्द में मूल धातु का संबंध किससे आया है, एक से, लेखेक से, लिख से या फिर लिखे से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, लिख से। तो लिख में हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो लिखेक बनेगा। ठीक है, तो लिख से हमारा लिखेक शब्द का मूल धातु का संबंध केकर से है, तो लिख से। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 69 है। नागपुरी में कैठो मूल क्रिया आए? ठीक है, आपको बताना है कि नागपुरी में कैठो मूल क्रिया है, तो 2 सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 2 ठो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 70 है। छुआ सुतेला वाक्य कौन क्रिया से संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि छुआ सुतेला किस जो वाक्य है किस क्रिया से संबंधित है, मूल क्रिया से, सकर्मक क्रिया से, अकर्मक क्रिया से, देवल को नहीं। तो क्लियर है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया से संबंधित है। ठीक है, छुआ सुतेला किस क्रिया से संबंधित है, तो अकर्मक क्रिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 71 है। नाम धातु क्रिया कौन क्रिया कर उपभेद है? कि ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नाम धातु क्रिया किस क्रिया का उपभेद है, मूल क्रिया का, कर्म क्रिया का, पूर्वकालिक क्रिया का या संरचनात्मक क्रिया का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, संरचनात्मक क्रिया का है। ठीक है, नाम धातु क्रिया किस क्रिया का उपभेद है, तो संरचनात्मक क्रिया का भेद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 72 है। द्विकर्मक क्रिया कौन क्रिया कर उपभेद है? कि ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो द्विकर्मक क्रिया है किस क्रिया का उपभेद है, अकर्मक क्रिया का, सकर्मक क्रिया का, संरचनात्मक क्रिया का, देवल कोनो नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, सकर्मक क्रिया का। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया
कौन क्रिया का उपभेद, यानी किस क्रिया का उपभेद है, तो सक्रमक क्रिया का, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 है, रद्दी कागज कहनी में भोलवा का काम करेला, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि रद्दी कागज कहनी में जो भोलवा रहता है क्या काम करता है, बैल चराएला, पढ़ेला, रद्दी कागज किनेला या रद्दी कागज बेचेला। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा रद्दी कागज किनेला। रद्दी कागज कहनी में भोलवा का काम करेला, तो रद्दी कागज किने कर काम करेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 74 है हमारा, वाक्य में कर्म के पहचानने ले का तरीका अपनाल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाक्य में कर्म को पहचानने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है। क्रिया से सीधा जानल जाएला, या फिर क्रिया से पहले का लगाए के सवाल करल जाएला, या क्रिया कर बाद सवाल पूछल पर, या कर्म कर अनुमान पर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, क्रिया से पहले का लगाए के सवाल करल से। इस आधार पे हम जान जा सकते हैं कि वाक्य में कर्म कहाँ पे है, यानी कर्म है या नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो राम खायला, ठीक है, राम खायला। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि क्या खायला। अगर इसी यहाँ पे हम ये बोलते कि राम आम खायला, तो यहाँ पे राम का खायला, तो आम खायला, यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो इस आधार पे हम जान सकते हैं कि उसमें कर्म है या नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होता है, क्रिया से पहले का लगाए के सवाल करल पर का पता चलेला, तो वाक्य में कर्म के पहचाने के लिए तरीका ये अपनाल जाएला, क्रिया से पहले का लगा के सवाल करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, रतिया के कई बरिस तक सख्त कैद कर सजा सुनाल गलक रहे, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि रतिया के कई बरिस कर सख्त कैद कर सजा सुनाल गलक रहे, 5, 6, 7 या 8। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा 7, ठीक है। और जो रतिया है किस कहानी के पात्र है, तो बिंजिया, याद रखना है, ठीक है, बिंजिया कहानी के पात्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, रतिया के कै साल कर सजा कर माफ़ी मिलक, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि रतिया को कै साल का सजा का माफ़ी भी मिल जाता है, तो 5, 3, 2, 1 या 2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, 2 साल का माफ़ी मिलता है, ठीक है, एक एक करके। चलिए नेक्स्ट हमारा 77 है, रतिया कै साल में जेल से निकलक, ठीक है। तो 7 साल का पूरा उसको सजा होता है, 2 साल का माफ़ी मिलता है, तो कै साल में निकलेगा, 5 साल में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, रतिया कै साल में जेल से निकलक, तो 5 साल में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 78 है, अक्रांत पुल्लिंग शब्द में कौन प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग रूप बनाल जाएला, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि अक्रांत पुल्लिंग में, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में हम क्या लगा के, क्या प्रत्यय लगा के हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, वो पूछ रहा है। ई लगा के, इन लगाकर, आइन लगाकर, या देवल सौबे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल सौबे, ठीक है। ई भी लगा कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, इन भी लगा के बना सकते हैं, और आइन लगा के भी, ठीक है। इन सबको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 79 है, नायिका, ठीक है, क्या दिया हुआ है, नायिका देवल संज्ञा में कौन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग रूप बनाल जाए, ठीक है। आपको यहाँ बताना है नायिका में, ठीक है, नायिका यहाँ संज्ञा शब्द है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग रूप बनाया गया, नायिका, यानी ये क्या रहा होगा, नायक रहा होगा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है जिससे ये स्त्रीलिंग यानी नायिका बन गया है, एका, इका, एका, या फिर देवल कोनोनी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इका प्रत्यय, नायक प्लस इका तो नायिका, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 80 है, शिकार करते करते राजा अखंड वन में पहुँचेला तुके का लागेला, ठीक है। जो विक्रमादित्य राजा रहते हैं वनहरनी कर बेटा कहानी में, तो शिकार करते करते राजा अखंड वन में पहुंच जाते हैं, तो उसे उन्हें क्या लगता है, भूख लागेला, प्यास लागेला, पेशाब लागेला, कंदवास लागेला। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, पेशाब लागेला, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, बरहनी कर बेटा कहनी में हिरनी का पी के द्विजीवा हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो बनहरनी कर बेटा कहनी में जो हिरनी रहती है वह क्या पी के, द्विजीवा मतलब गर्भवती होता है, ठीक है, गर्भवती हो जाएगा, पेशाब पी के, पानी पी के, लहू या अमृत। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, पेशाब पी के क्या हो जाता है, द्विजीवा हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 82 है, बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहनी में हिरनी कौन छुआ के जन्म देवेला, ठीक है। बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहनी में जो हिरनी रहती है कौन सा बच्चा, यानी किस छुआ को जन्म देती है, हिरण छुआ को, आदमी छुआ को, कुकुर छुआ, बाघ छुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, आदमी छुआ को जन्म देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 83 है, बनहरनी कर बेटा कहनी में हिरनी जब छुआ के जन्म देवेला तो कौन पतई मन से उके ढापेला, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि बनहरनी कर बेटा कहनी में जब हिरनी आदमी छुआ को जन्म देती है तो उसे किस पत्ता से ढकती है, ढक के रखती है, सरई पतई से, गुंगू पतई से, कोरकोटा पतई से, या बर पतई से। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, कोरकोट पतई मन से ढक के रखती है, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 84 है,
बनहरनी कर बेटा शीर्षक में कहनी हिरनी गांव कर गंदूर लाई जाए के का जिनिस के जमा करेला। ठीक है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि बनहरनी बेटा कहनी शीर्षक में हिरनी जो रहती है गांव के गंदूर पर जाके क्या क्या जमा करके लाती है। चेथरामन के, तुम्बा के, ए और बी दियो या खाली ए। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चेथरामन के भी और तुम्बा के भी। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 85 है, रंथु कर गोमकाइन कर का नाम रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि रंथु कर गोमकाइन का क्या नाम था। रंथु किस कहानी के पात्र है यहाँ पे, एक चतका रौद का। ठीक है, केसैर या रोजी, हुसरी, बिंदुलिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, केसैर। ठीक है, रंथु कर गोमकाइन का नाम रहे तो केसैर नाम रहे, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, रंथु कर बेटा कर का नाम रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि रंथु कर बेटा का क्या नाम था। भोला नाम था, रामू था, मुन्ना था, मंगरू था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, भोला नाम था। ठीक है, रंथु कर बेटा का क्या नाम था, तो भोला, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 87 है, पीटर से छोट और नीरल से बड़ के रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि पीटर से छोट और नीरल से बड़ कौन रहता है, और ये दोनों पात्र किस कहानी से हैं, तो क्रिसमस कर सांझ। ठीक है, मुन्ना, झुलसी, रोजी दी, ई मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, रोजी दी। ठीक है, पीटर से छोट और नीरल से बड़ रहती है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 88 है, चोचा चरई और राजा कहनी में राजा कहाँ से टकरा के गिर जाले। ठीक है, आपको यहाँ बताना है चोचा चरई और राजा जो कहनी है उसमें राजा क्या से टकरा के गिर जाते हैं। डायर से, ढेला से, केवाड़ी से, अपने से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, डायर से टकरा के गिर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 89 है, रोजी दीदी कहाँ कर स्टाफ नर्स हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो रोजी दीदी हैं आपका किस कहानी के पात्र है, तो क्रिसमस कर सांझ। तो ये कहाँ के नर्स रहती है वो बताना है। कुनकुरी के, रांची के, गुमला, सिमडेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, कुनकुरी के। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, नीरल कर बेटा कर का नाम रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है नीरल कर बेटा का क्या नाम था। मुन्ना, जतरू, सोचा या रंथु। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, मुन्ना नाम रहता है। ठीक है, नीरल का बेटा का क्या नाम था, तो मुन्ना नाम था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 91 है, उमेश नंद तिवारी अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय के नागपुरी साहित्यकार का मानल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि उमेश नंद तिवारी के अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय को नागपुरी साहित्य का क्या माना जाता है। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, शरद चंद्र चटर्जी या प्रेमचंद। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, भारतेंदु मानल जाएगा। ठीक है, उमेश नंद तिवारी के अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय के नागपुरी साहित्यकार का मानल जाएगा, तो भारतेंदु, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रफुल्ल कुमार राय कर मायकर का नाम रहे। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि प्रफुल्ल कुमार राय जी के मम्मी का यानी माँ का क्या नाम रहता है। घनसी रानी, सुचित्रा देवी, कनकी रानी या शांति देवी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, सुचित्रा देवी रहता है। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय कर माँ का क्या नाम रहेला, तो सुचित्रा देवी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 93 है, प्रफुल्ल दादा छोट समय कौन रचना लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रफुल्ल राय जी हैं, ये छोटे समय में यानी बचपन समय में कौन सा रचना लिखे थे। जीवन समस्या, जीवन कर खुशी या जीवन आनंद या जीवन मरण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, जीवन समस्या। इस रचना को लिखते हैं जब वो छोटे रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है, प्रफुल्ल कुमार राय केकर साहित्यिक प्रेरणा से नागपुरी रचना करे शुरू कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रफुल्ल कुमार राय जी हैं तो किसके साहित्यिक प्रेरणा से नागपुरी की रचना करना शुरू किया उन्होंने। पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी के या उमेश नंद तिवारी, राधा कृष्ण या राम किशोर राय। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, राधा कृष्ण के साहित्यिक प्रेरणा से जो प्रफुल्ल कुमार राय जी रहते हैं वो नागपुरी में रचना करना शुरू किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 95 है, लेख अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन कहानी सबसे बेस्ट मानल जाएगा। ठीक है, आपको बताना है लेख के अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय जी का कौन सा कहानी सबसे अच्छा माना जाता है। कांटी, लहरा, सावित्री, एक चतका रौद। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, एक चतका रौद माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 96 है, प्रफुल्ल दा कर जीवन साहित्य से हमरे के का संदेश मिलल। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि प्रफुल्ल दा के जीवन साहित्य से हमें क्या संदेश मिलता है। मेहनत करे के, अहंकार से बाँचे के लिए, कर्तव्य अनुसार काम करे के लिए या देवल सब। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल सब। ठीक है, मेहनत करे का भी हमें संदेश मिलता है, अहंकार से बचने का भी संदेश मिलता है और कर्तव्य अनुसार काम करने का भी संदेश मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा यहाँ पे, डमकच गीत कर बोली का लखे होवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि डमकच गीत का बोली किस प्रकार होता है। मधुर और सरल होवेला, ऋतु गीत लखे या खेल गीत लखे या देवल सब।
तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मधुर और सरल होवेला। ठीक है, डमकच गीत कर बोली का लखे होवेला, तो मधुर और सरल होवेला। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 98 है, डमकच गीत में केकर प्रधानता आहे। ठीक है, आपको यहाँ बताना है डमकच गीत में केकर प्रधानता है, यानी डमकच गीत किनका प्रधानता है वो बताना है। जनाना प्रधान है, मर्दाना, दुयो, अन्य प्रकार कर। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा, डमकच गीत है, गीत जो है वो जनाना प्रधान गीत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 99 है, डमकच गीत में जनी मन का से का मिला के नाचे ना। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि डमकच गीत में जो महिलाएं होती क्या से क्या मिलाकर नाचती है। दुयो हाथ, टंगरी, डेग से डेग मिलाना या देवल सब। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, डेग से डेग मिलाकर नाचे ना। ठीक है, डमकच गीत में जनी मन का से का मिलाकर नाचे ना, तो डेग से डेग मिलाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन, हेठे देल में कौन किस्म कर यंत्र मनकर, यानी यंत्र मनकर प्रयोग डमकच में मुद आहे। ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किस प्रकार का यंत्र, मतलब इधर कुछ आपका वाद्य यंत्र की बात कर रहा है, तो किसका प्रयोग किया जाता है वो बताना है। मांदर का, सहनाई, बांसुरी या देवल सब। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल सब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डमकच गीत में मांदर, ढोल, नगड़ा, बांसुरी, ढेचका, करताल, झांझ आदि इन सब का प्रयोग करल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी ही अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।